अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा डायरेक्टली शुरू करते हैं। अमेरिका के टारगेट्स बदले हैं, यानी जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तब वो कुछ और कह रहे थे, और इस वक्त जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो वो कुछ और कह रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका हिलकर रह गया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें या अमरीकी वज़ीर जंग की आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शाम को एक पार्टी के अंदर डांस कर रहे थे। ये बड़ी महंगी पार्टी थी, दुनिया के बहुत अमीर लोग इसमें आए हुए थे। हत्ता कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए $1 मिलियन तक भी लोगों ने खर्च किए। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रक्स कर रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब अगर आप गुज़िश्ता शब की उनकी फुटेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, उनके कंधे जो हैं वो झुके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये 48-72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, और ये सब कुछ हुआ ईरान की रिटेलिएशन की वजह से। पहले जो ईरान के खिलाफ टारगेट थे अमेरिका के, वो क्या थे, जरा ये आप ज़हन में रख लें, क्योंकि ये नेतन्याहू और अमेरिका ने मिलकर तय किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले जो टारगेट थे उनमें एक था रजीम तब्दील करना है ईरान के अंदर। ये सबसे बड़ा और मेन टारगेट था कि अपनी हुकूमत को ला के ईरान के अंदर इंस्टॉल करना, जिसके लिए रजा पहलवी को तैयार किया गया। उसका इंटरनेशनल मीडिया में इमेज बनाया गया, उसके इंटरव्यूज़ करवाए गए, और इस तरीके से रजा पहलवी सामने भी आ जाता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी देता है। तो कोशिश ये थी कि ईरान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए। पहला टारगेट ये था। और दूसरा टारगेट था कि ईरान को मुकम्मल तौर पर निहत्ता कर दिया जाए, तमाम हथियार उनके तलफ कर दिए जाएं। ये था दूसरा टारगेट। लेकिन अब ये टारगेट बदल गए हैं, और ये आपको पता चलता है एक तो अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस उनके स्टेटमेंट से, और दूसरा जो अमेरिका के अंदर अब बयानात आ रहे हैं लगातार, उनसे आपको पता चलता है कि अमेरिका महदूद जंग लड़ना चाहता है। यानी ये उनके नायब सदर भी कह रहे हैं, और अमेरिका से सब लोग ये कह रहे हैं कि हम जंग तवील के अंदर जाना नहीं चाहते, और ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहते। और अब वो ये कहते हैं जनाब हम ईरानी बहरिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं, और एटमी हथियारों से ईरान को रोकना चाहते हैं। बस, तो एटमी हथियार तो ईरान बना ही नहीं रहा था। ये सीआईए के साबिक एजेंट्स भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई वाहिद फतवा ऐसा मौजूद था, एक मजबूत आवाज थी जो ईरान को ये कहती थी कि एटम बम नहीं बनाना, वो शहीद होने वाले खामनाई थे। अब खामनाई की शहादत के बाद वो आवाज अमेरिका ने खुद ही बंद कर दी, जो ईरान को एटम बम बनाने से रोक रही थी। ईरान के बाद देखें जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं ना, उसके मुताबिक 60% तक अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम से आप एटम बम बनाते हैं ना, तो 60% तक तो उसने काम किया हुआ है उसकी अफजूदगी के ऊपर, और हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। ये अमेरिकन का दावा है कि ईरान बाकी काम हफ्ता 10 दिन में कर सकता है अगर वो फैसिलिटेट हो जाए तो, या वो इसके ऊपर तुल जाए ये काम करने पे, तो इसको 90% तक पहुंचा सकता है। अब 460 किलो यूरेनियम ईरान के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसके पास है, और इससे वो 11 एटम बम बना सकता है। अब इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तो वो ये कहते हैं जी एटमी हथियारों से ईरान को रोकना है। अब यहां पे आ गया मामला। पहले तो मामला कुछ और था, अब मामला कुछ और है। अमेरिका अपने टारगेट्स बदल रहा है। यानी चलो आप ये देख लेना कि अंगूर खट्टे हैं, ये मिसाल आपने सुनी होगी कि लोमड़ी छलांगे मारती है, जब वो नहीं काबू आते तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो अमेरिका अपने असल टारगेट्स अचीव नहीं कर सका। अमेरिका के अंदर एक बहस चल रही है, और ये बार बार चल रही है, और सब ये कह रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर फंसाया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके शानदार ताल्लुकात हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते हैं, और दोनों को कामयाबियां मिल भी रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को दो चीज़ों का खदशा है। एक तो एप्स्टीन फाइल का बड़ा सीरियस इशू उठा हुआ है अमेरिका में। जैसे ही ये आप देखिएगा गर्द बैठेगी तो एप्स्टीन फाइल का मामला डोनाल्ड ट्रंप के गले का तौक बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगी उनके लिए, कानूनी नुक्ता नज़र से भी और अवामी नुक्ता नज़र से भी। और दूसरा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है अमेरिका में, और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनके जीतने के इम्कानात नहीं है। नेतन्याहू ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि खुशकिस्मत है कि हमारे पास ट्रंप जैसा लीडर है। यानी नेतन्याहू ने और शहबाज शरीफ ने गेम उठाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, अब एक चीज और है जो अमेरिकन कहना शुरू हो गए। वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमारी थी नहीं, हम इस लड़ाई में क्यों उतर गए, हमें तो ईरान से किसी किस्म का कोई खतरा ही नहीं था। और बार बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। सेनेटर वार्नर ने
एक जुमला बोला और उसके अंदर सारा कुछ शामिल है। उन्होंने कहा जी ईरान इसराइल के लिए खतरा था, अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। अगर हमने ईरान पर इसलिए हमला किया है कि वो उनके लिए खतरा है, तो मुबारक हो, इसराइल के यहूदियों ने अमेरिका पर कब्जा कर दिया है। अब ये रिपोर्ट हुआ जनाब, वहां पे सेनेटर वार्नर ने ये स्टेटमेंट दिया अमेरिका में। अमेरिका में सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। ये एक सर्वे भी हुआ अमेरिका में, और ये CNN ने सर्वे करवाया। इनके सर्वे बड़े मकबूल होते हैं अमेरिका में। CNN बताता है अमेरिका के सर्वे के अंदर कि अमेरिकियों की राय क्या है इस जंग को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को ईरान के खिलाफ जंग पर कायल नहीं कर सके, और 59% अमेरिकी इस जंग के खिलाफ हैं। 88% जो अमेरिकी हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की सरजमीन पर फौज नहीं उतारनी चाहिए, यानी उन्होंने मुखालफत कर दी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम ये कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और 88% अमेरिकी इसके खिलाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप की राय के। और लगभग 60% ये कहते हैं कि ट्रंप के पास ईरान से डील करने का कोई प्लान नहीं था, कि ईरान से किस तरह निपटना है इसके पास प्लान ही कोई नहीं था, और उन्होंने इस जंग की मुखालफत की है। नादरीन, सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, उसकी तस्दीक हो गई है। और अब कुछ इत्तलात आ रही हैं जो मुझे वहां पे मकामी सोर्सेज ने बताया। उन्होंने कहा जी कि वहां पे अमेरिकी फौजी और दीगर लोग भी मौजूद थे एम्बेसी के अंदर। ये अमेरिकन एम्बेसीज के अंदर का फौज का हमला होता है, हिफाजत के लिए भी होता है, वहां पे मौजूद रहता है। तो क्योंकि सऊदी अरब से ये ऑपरेशंस कर रहे थे, तो अमेरिकन एम्बेसी जो रियाद में है, जहां पे और एम्बेसीज भी है इस इलाके में, वहां पे उनकी मौजूदगी कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर 2 अटैक किए गए हैं, और एक और हमला किया गया है जो नेतन्याहू के दफ्तर पे हुआ है। इन दोनों हमलों के अंदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, और दोनों हमलों के अंदर शदीद नुकसान हुआ है। अब कितने लोग मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसकी तफसीलात नहीं आ रही। अमेरिका और इसराइल ये तफसीलात नहीं बताना चाह रहे, वो सामने नहीं रख रहे अभी तक। नादरीन, ईरान ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में ईरान ये कहता है कि वो अपनी 6000 साल पुरानी तहजीब का दिफा करेगा। हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, और हमने पहल नहीं की। दुश्मन को अपने गलत अंदाजों पे पछताना पड़ेगा। हम अमेरिका और इसराइल के ऊपर मजीद जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। देखें, ये ना एक स्टेटमेंट आपको और देखना चाहिए साथ में। ये जियोपॉलिटिकल तजियाकार है प्रोफेसर जियांग, ये कनाडा में होते हैं, और इनकी बड़ी नज़र है और इनकी बड़ी रिसर्च है। इन्होंने कहा जी ईरान ने 20 साल की लड़ाई की तैयारी की है। अमेरिका 21वीं सदी की जंग के लिए तैयार नहीं है। ईरान को अमेरिका पर इस खित्ते में कई किस्म की स्ट्रेटेजिक बर्तरियां हासिल हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, और ये एक थका देने वाली लंबी जंग बन सकती है, जिसमें अमेरिका के लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। देखें ना, जो ईरान के हथियार हैं जो बड़े खौफनाक हैं, जिन्होंने इस वक्त मुसीबत डाली हुई है, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। एक तो यह है कि जो आबना हरमज की बंदिश है, ये दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब है, और ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि इसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है। अब दुनिया भर की कंपनियां जो है वो खसारे में जाना शुरू हो जाती हैं, और आपको पता है दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां ऑयल की, और सबसे बड़ा बिजनेस जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, ये ऑयल मार्केट है, और इससे दुनिया की बाकी सारी मार्केट कंट्रोल भी होती है। तो यहां पे जो ये बंदिश है, इसके नतीजे में खलीजी ममालिक का बहुत नुकसान हो रहा है। अमेरिका पे और यूरोप पे दबाव बढ़ रहा है। यूरोप में जो गैस की कीमतें हैं, यूरोपियन गैस की, वो लगभग 50% तक ऊपर जा चुकी हैं, और मजीद ऊपर चली जाएंगी। $85 फी बैरल तक, यानी $5 मजीद इजाफा हो गया है, और ये लगातार इजाफा होता चला जा रहा है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में। ये चीज दबाव बढ़ाती चली जाएगी। दूसरा एक और बड़ा खौफनाक हथियार जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है, ये 2 जिनको वो फिजिकली यूज कर रहा है, एक उसके क्लस्टर बम्स हैं। इन्होंने इसराइल को और अमेरिका को बहुत हैरान किया, खासतौर पे इसराइल को, इसलिए कि इसराइल के शहरों के ऊपर वो ये क्लस्टर बम फेंकते हैं। ये क्लस्टर बम होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा बम होता है जिसको जब कोई फायर करता है तो एक मखसूस फासले पे पहुंचने के बाद, इससे पहले कि इसको इंटरसेप्ट किया जाए, ये एक बम बहुत सारे बमों में तब्दील हो जाता है, और आगे से ये बारिश कर देता है बमों की। तो ये क्लस्टर बम है। ये अमेरिका ने मारे थे अफगानिस्तान के अंदर, और भी कई जगहों पे मारे हैं उन्होंने। तो ये जो क्लस्टर बम है, ये इसराइल के ऊपर ईरान इस्तेमाल कर रहा है।
हैरत की बात यह है कि ईरानी साइंसदानों को लगातार निशाना बनाया गया गुज़िश्ता कई सालों में, लेकिन इसके बावजूद उनके हथियारों की तैयारी को रोका नहीं जा सका। उनके मिसाइल भी तैयार हैं, उनके ड्रोन भी तैयार हैं और लगातार तैयार हो रहे हैं। ये जो क्लस्टर बम है ईरान के पास, ये 80 दीगर बमों में तब्दील हो जाता है। यानी इससे पहले कि इसराइल के इंटरसेप्टर्स या आयरन डूम या पैट्रियट दिफाई सिस्टम वो इसको निशाना बनाए, उससे पहले ये बहुत सारे बमों में तब्दील हो जाता है और फिर ये आग की तरह जमीन के ऊपर बरसता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि अचानक से बहुत सारे बम फिजा से जमीन की तरफ आते हैं। ये क्लस्टर बम है और इसने भी एक मुसीबत डाली हुई है, क्योंकि इसको रोकने का कोई सिस्टम होता नहीं है, इसको आप रोक नहीं सकते। और दूसरा बड़ा मसला जो ईरान के ड्रोन्स हैं, जो वो इंतहाई कम कीमत में खुद तैयार करता है। यानी आलमी मार्केट में उसकी कीमत $20,000 से लेकर $35,000 तक है। अब ईरान को कितने का पड़ता है ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप खुद तैयार करते हैं तो आपको और भी सस्ता पड़ता होगा। तो इन ड्रोन्स को रोकने के लिए, यानी ड्रोन तबाही तो फैला रहे हैं और ये बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं, लेकिन जितनी तेजी से ये बन रहे हैं, जितनी तेजी से ईरान हथियार बना रहा है, उतनी तेजी से इन हथियारों को रोकने वाले हथियार नहीं बना पा रहे। यानी ये आपको वजीर खारजा अमेरिका के उन्होंने ये कहा, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है कि ईरान 100 से ज्यादा तैयार कर लेता है हथियार एक महीने में, मिसाइल, जबकि उनको रोकने के लिए 7 से 8 तैयार होते हैं एक महीने में। तो ये एक अदम तवाजुन है। और दूसरा ये है कीमत का फर्क बहुत ज्यादा है। इंटरसेप्टर बहुत महंगा है, 100 गुना कीमत का फर्क है, जबकि ईरानी हथियार बहुत सस्ते हैं और वो इनकी मईशत का भट्टा बिठा देंगे अगर ये लड़ाई लंबी चलती है। तो अब अमेरिका इस लड़ाई से निकले कैसे, ये है जी सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस लड़ाई से निकलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अमेरिका को अब ईरान के दोस्तों से राब्ता करना पड़ेगा जो मुश्तरका दोस्त हैं। यानी तुर्की इसमें रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, इसके अंदर चीन और रशिया, ये दोनों ममालिक भी रोल प्ले कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमेरिका एक मरतबा तो ऐसा लगता है कि जोर और ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये लड़ाई रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के इत्तेहादियों का इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है और एक बदएतमादी फैल रही है। अरब ममालिक जिन्होंने बेशुमार पैसा अमेरिका को दिया अपने दिफा के लिए, जब वक्त आया तो उन्होंने खुद देखा कि अमेरिका अपना दिफा नहीं कर रहा अरब ममालिक के अंदर। यानी ईरान का अटैक कोई अरब ममालिक के ऊपर तो नहीं है ना, ईरान अटैक कर रहा है अमेरिका की बेसिस के ऊपर, या अमेरिकन एम्बेसी है उनके दफातर पे, या जहां पे अमेरिकन मौजूद हैं। अब वहां पे अमेरिकन अपना दिफा नहीं कर पा रहे इन अरब ममालिक के अंदर, तो ये अरब ममालिक का दिफा क्या करेंगे, ये सवाल पैदा हो गया है। अमेरिका ने ऑर्डर जारी किया है कि फौरी तौर पर अमरीकी शहरी 14 मुल्कों से निकल जाएं। अब इन मुल्कों से अमेरिका अरबों डॉलर वसूल करता है हर महीने इनके दिफा के लिए, और वहां से अपने शहरियों को भगा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका दिफा करने में नाकाम हो गया। अब अरबों को सोचना पड़ेगा कि अपनी फौज तगड़ी करनी है, अपने हथियार बनाने हैं, या अमेरिका की तरफ ही दोबारा देखना है। यानी ईरान, इराक, शाम, इसराइल, मिस्र, कतर, ओमान, उर्दन, यमन, कुवैत, बहरीन, लबनान, सऊदी अरब, यूएई, इन सारे मुल्कों से अमेरिका अपने शहरियों को निकाल कर ले जा रहा है। अब इन मुल्कों में से अक्सरियत को यह सोचना है कि हम अरबों डॉलर अमेरिका को देते हैं अपने दिफा के लिए, वो अपना दिफा हमारी सरजमीन पे नहीं कर पा रहा, तो हमारा दिफा क्या करेगा। और इसराइल के दिफा के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया। जो इसराइल की शहरों की हालत है वो भी आप देख लें, फुटेज अवेलेबल है, हर तरफ आपको फुटेज नजर आ जाएगी। इराक में एक ग्रुप है, मज़ामती ग्रुप, उन्होंने इराक में एक होटल है जहां पे अमरीकी फौजी मौजूद थे, उसको निशाना बनाया है। ये एरबल होटल है और यहां पे उन्होंने दावा किया कि अमरीकी फौजी मारे गए। अब अमरीकी फौजी कितने मारे गए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिकन तो बहुत कम तादाद बताते हैं, वो बताते ही नहीं है। अमेरिकन अफगानिस्तान और इराक के अंदर भी अपनी लाशें छुपाते थे, वो नहीं बताते थे उनके कितने फौजी मारे गए। लेकिन यहां पे ईरान जो है वो दावे बहुत बड़े बड़े कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन को नुकसान पहुंचाया है। नाजरीन, ईरान में 160 तालबात, 165 तालबात थी। ये 60 साल से 12 साल तक की थी। इनके ऊपर सबसे पहले हमला किया गया था। पहले दिन के अटैक के अंदर ये शहीद हो गई थी। अब इनका नमाज जनाजा अदा की जा रही है इन बच्चियों की, और नमाज जनाजा के लिए जिस तरह इनकी कब्रें बनी हैं, ये मनाजिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है इन्होंने। 165 मासूम बच्चियां, 7 साल से लेकर 12-13 साल तक की उम्र इनकी, और इनको बमों से आग बरसा के मार दिया। किसने? अमन के देवता ने इनको मारा, उसने जिसको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप।
और सारे सपोर्ट कर रहे हैं, बिलावल भी सपोर्ट कर रहा है, मरीम नवाज भी सपोर्ट कर रही है। और ये जब तस्वीर सामने आई इन बच्चियों की तो कोहराम मचा हुआ। और ईरान में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने निकलकर नमाज जनाजा अदा की है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। थोड़े अरसा पहले तक कोई टाउट्स वगैरह दिखा रहे थे, जनाब ये 10 बंदे नाच रहे हैं या 15 बंदे नाच रहे हैं खामनाई की शहादत पे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अब वो सारे खामोश हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए इन बच्चियों की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। इसराइली बंकर्स के अंदर बैठे हुए हैं, अमेरिकन से हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, जबकि ईरानी सड़कों पे खड़े होकर जंग का मुकाबला कर रहे हैं। ये फ़र्क तो है, ये फ़र्क है। नाज़रीन, एक सवाल और पैदा होता है, मैं ये पाकिस्तान में आने से पहले आपके सामने रखता हूं कि अगर अमेरिका यहां से बेइज्जत होकर निकलता है तो क्या वो सुपर पावर होने का अपना स्टेटस अब बरकरार रख पाएगा? देखिए, अमेरिका अपनी इज्जत खो रहा है। अब यूरोपीय ममालिक उसकी बात नहीं मानते, उसे आंखें भी दिखाते हैं। दुनिया में जो उसका सिक्का चलता था वो अब वैसे नहीं चलता। अमेरिकन अपनी वक़्त खो रहे हैं और चाइना बहुत तेजी से आलमी उफक के ऊपर एक जायंट बनकर सामने आ रहा है। इस पर हम वीलॉग जरूर करेंगे, मैं बहुत सारी तफसीलात और चीजें आपके सामने रखूंगा। अब आ जाए पाकिस्तान के मामला पे। पाकिस्तान के ISPR ने यह खबर लगवाई सीनियर सिक्योरिटी जराए कह के कि पाकिस्तान नेक्स्ट नहीं हो सकता, यानी ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और पाकिस्तान जो है उसको टारगेट किया जाए। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, ये बात ठीक है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, दुनिया 10 दफा सोचेगी, लेकिन खतरात पाकिस्तान को हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के एटम बम को इसराइल अपने लिए खतरा समझता। ईरान पर मुसल्लत जंग का एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तानी सरहद तक लाना है। यह कौन कह रहा है? वजीर दिफा। ISPR कुछ और कह रहा है, वजीर दिफा कुछ और कह रहा है। ISPR कह रहा है नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आ रहा हमारी तरफ, जबकि वजीर दिफा कह रहा है कि ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है उसके पीछे जो असल एजेंडा है वो ये है कि इसराइली असर पाकिस्तानी सरहदों तक पहुंच जाए। यह है जनाब। वजीर दिफा कोई और स्टेटमेंट देता है पाकिस्तान का, ISPR कोई और स्टेटमेंट बताता है सिक्योरिटी जराए के नाम के ऊपर। तो यहां पे कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज की कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। दो मुतालबात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत